कि रोहिणी आचार्य, आप देखिए आज 17 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, कल का दिन बचा है चुनाव प्रचार को और 2 दिन के बाद इलेक्शन है। तो यहाँ पर बीजेपी को शायद ये लग रहा है कि कहीं रोहिणी आचार्य उनके ऊपर भारी पड़ती तो नज़र नहीं आनी, क्योंकि जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के बातों करने का जो अंदाज़ है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो रोहिणी आचार्य के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए जिस भी तरफ रोहिणी आचार्य जाती हैं वहाँ पर एक भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। पप्पू यादव ने उनसे कोई नाराजगी सही तौर पर जाहिर नहीं की है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए जब रैली में प्रचार करने जा सकते हैं तो रोहिणी आचार्य के लिए क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने तो सीधे तौर पर ये कहा था पप्पू यादव ने कि मेरी किसी से कोई नाराजगी। लालू परिवार को लेकर तमाम बयान देते नजर आते हैं कि इन्होंने तो बिहार को डुबा दिया है, बिहार के लिए कार्य ही नहीं किया है कुछ भी, पूरा परिवार ही चुनाव में उतर चुका है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 20 मई 5वां चरण और बिहार में सारण लोकसभा सीट अहम मानी जा रही है, लेकिन सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ना अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। पटना हाई कोर्ट में कहा गया है कि वो नागरिक है ही नहीं, सिंगापुर में रहती हुई नजर आती हैं। 4 से 5 साल से वो सिंगापुर में थी, क्या सिंगापुर की नागरिकता उन्होंने ले रखी है? और बिहार में जो बार बार दावा करती हुई नजर आती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, सारण की बेटी हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ, क्या वो यहाँ पर झूठ बोलती हुई नजर आती हैं? क्योंकि आरोप लगाए गए हैं और पटना हाई कोर्ट में याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया है। अब देखा जाएगा कि क्या फैसला आता है। मात्र 2 दिन का समय बचा है। क्या ऐसे में रोहिणी आचार्य जिस तरीके के आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्या इन आरोपों से बरी होते हुए चुनाव में जीत की कगार पर पहुंच पाएगी, या फिर चुनाव से पहले ही हार का सामना करती हुई नजर आएंगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि अब रोहिणी आचार्य का अगला कदम इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या हो सकता है। अमन सर, जैसे कि अब रोहिणी आचार्य के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बोलते हुए नजर आए थे। राजीव प्रताप रूडी के बारे में चर्चा करें कि रोहिणी आचार्य ने जो नामांकन दाखिल किया है उसमें जो जानकारी दी है, उन्होंने जानकारी दी ही नहीं है कि वो कहाँ की निवासी हैं। यहाँ पर संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया जाता है ठीक तरीके से। तो जांच की मांग की गई है और इसी के साथ साथ अब पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। क्या लगता है चुनाव लड़ना अब रोहिणी आचार्य के लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब मुद्दों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि रोहिणी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि वो सिंगापुर की हैं, बाहर से आई हैं, चुनाव नहीं लड़ सकती, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन क्या जो अधिकारी बैठे उनको ये समझ नहीं होगा कि तमाम जो उनका फॉर्म है वो चेक करके कि यहाँ का जो प्रमाण पत्र है स्थायी वो उनके पास है या नहीं है, यहाँ की नागरिक हैं या नहीं, तमाम सारे इसके पहलू होते हैं। वो जांचने के बाद कहीं जाकर नामांकन को एक्सेप्ट किया जाता। आपने देखा कि एक सीट के ऊपर 12-12, 15-15 तक नामांकन रद्द हो जाते हैं, ज़रा सी जो इन्फॉर्मेशन है सही नहीं देने पर। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जो याचिका दी गई है ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य, आप देखिए आज 17 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, कल का दिन बचा है चुनाव प्रचार को और 2 दिन के बाद इलेक्शन है। तो यहाँ पर बीजेपी को शायद ये लग रहा है कि कहीं रोहिणी आचार्य उनके ऊपर भारी पड़ती तो नज़र नहीं आनी, क्योंकि जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के बातों करने का जो अंदाज़ है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो रोहिणी आचार्य के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए जिस भी तरफ रोहिणी आचार्य जाती हैं वहाँ पर एक भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई पड़ती है राजीव प्रताप रूडी या यूँ कहे पूरे बीजेपी की, कि किस तरह से सारण सीट के ऊपर इस बार उनकी जो पकड़ अब तक रही है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। क्योंकि रोहिणी आचार्य का जब से यहाँ पर नाम आया है, अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से जो उनकी छवि रही है, क्योंकि अपने पिता को किडनी देना, अपने पिता को मौत के मुंह से बाहर निकालना, तो एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग उनको लेकर पूरे सारण में और बिहार में नजर आती है। इसी वजह से लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से तकनीकी पहलुओं को लेकर बीजेपी लगातार इस तरह की बातों को रखती हुई नजर आती है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर होता कि वो मुद्दों की बात करें, शायद उस पर ज़्यादा उनको तवज्जो मिल सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि राजीव प्रताप रूडी या यूँ कहें बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं कि 10 साल में उन्होंने क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए किया, क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए, किन किन चीज़ों में उन्होंने एक तरीके से कहें कि क्षेत्र के लोगों की मदद करते हुए नजर आए। अगर ऐसा नहीं है तो जो तकनीकी पहलू में कहीं ना कहीं वही ढूंढते हुए नजर आते हैं, और उस पर जिस तरह से कोर्ट में अब गए तो हो सकता है कोर्ट कुछ ज़रूर उसके ऊपर छानबीन करेगा।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दम इसमें नज़र नहीं आता और बीजेपी सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए पूरा खेल यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। जो याचिका है उसमें दम नजर नहीं आता है, लेकिन सर सवाल ये भी बनता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जिनके प्रचार प्रसार में इतनी बड़ी भागीदारी एनडीए की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होते मायूस नजर आते हैं। कई सवाल तेजस्वी यादव दागते हैं कि मन हमारे पास है, शरीर वहां पर है। तो क्या राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में एक बार नीतीश कुमार का आना, प्रधानमंत्री का आना, क्या ये दर्शाता है कि उन्हें भी मालूम है कि अब ये सारण सीट जो है अब उनके खाते से जाने वाली है? देखिए जाहिर बात है, और देखिए 10 साल अब आपको हो गए, आपको मुद्दों की बात करनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से 50-60 साल का हिसाब मांगते थे, अब ऐसे में जनता आपसे बोलेगी भी 10 साल का हिसाब आप भी तो दीजिए, आपने क्या कुछ किया। तो कब तक आप इन मुद्दों के तहत जाएंगे जिनका कोई औचित्य बनता नहीं, जिसका कोई आधार नहीं बनता। इसीलिए बारंबार देख रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो सिंगापुर से हैं और वो वहाँ से हैं। और देखिए नागरिकता कहाँ की, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है, जो अधिकारी उनको तय करना। और जाहिर बात है कि सारी जांच करने के बाद ही कहीं ना कहीं उन्होंने उनका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया होगा। आपने देखा कि एक भी ज़रा सी गलती होती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और तमाम बार हमने देखा, भी बनारस में ही देखा, जहाँ पर श्याम रंगीला जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो तकनीकी जो खामियां होती हैं, तकनीकी जो कह सकते हैं कमियां होती हैं, उनकी वजह से यहाँ पे नामांकन रद्द होते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग है, वो इस तरह से आंखें मूंद के चीज़ों को करता हुआ नजर आएगा। उन्होंने बहुत छान फटक के चीज़ों को किया होगा। अब ऐसे में अगर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पास मुद्दा यही बचता है कि सिंगापुर से वो आई हैं, पिकनिक करने के लिए आई हैं और तमाम सारी चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो पब्लिसिटी है, लोकप्रियता है, वो शायद रोहिणी आचार्य की बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जितना उनके बारे में बात करो, कहीं ना कहीं आप उनको एक मौका देते हुए नजर आ रहे हो कि तमाम लोगों के जो जहन में वो बसती हुई नजर आए। यही वजह है कि जहाँ भी वो जा रही, आपने देखा भी होगा, तमाम सारे वीडियोस भी आते हैं कि भीड़ लग जाती है। और यही वजह है शायद बीजेपी को नागवार गुजर रहा है कि जो उनके अनुभवी नेता हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में कई मुद्दे हैं और सारण में भी कई मुद्दे हैं और रोहिणी आचार्य मुद्दा उठाती हुई नजर आती हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। युवाओं को नौकरियां देने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कब देगी। खुद रोहिणी आचार्य ये कहती हुई नजर आती है कि प्रधानमंत्री को सारण आ जाना चाहिए और सारण में खुद यहाँ पर चाय पर चर्चा करनी चाहिए। वो तो ये भी दावा करती हैं कि देश की बेटियां और खुद रोहिणी आचार्य अभी बेटी है उनकी, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर दें। दावा रोहिणी आचार्य करती हुई नजर आई, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी जीत का दावा राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जो खुद पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, वो कहीं ना कहीं अब रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का समर्थन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मनीष मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, जैसे कि हाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि खुद पप्पू यादव ने ये कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव मुझे एक फोन करते हैं तो मैं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए खुद आगे से आऊंगा। तो क्या लगता है कि अब लालू प्रसाद यादव के साथ जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म हो चुकी है? लालू प्रसाद यादव क्या पप्पू यादव को फोन करते हुए नजर आएंगे ताकि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस से नाराज़गी होने के बावजूद पप्पू यादव ने उनसे कोई नाराज़गी सही तौर पर जाहिर नहीं की है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए जब रायबरेली में प्रचार करने जा सकते हैं तो रोहिणी आचार्य के लिए क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने तो सीधे तौर पर ये कहा था पप्पू यादव ने कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव का जो सॉफ्ट नेचर है वो यहाँ पर उभर कर सामने आता है। जिस तरीके से हमने देखा पूर्णिया लोकसभा में चुनाव हो जाने के मतदान हो जाने के बाद, उसके बाद भी पप्पू यादव यहाँ पर एक्टिव दिखते हैं और तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाते हैं, कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करते हैं और अन्य पार्टियों के समर्थन प्रचार करते हैं, तमाम पार्टियों के समर्थन प्रचार करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव के नेचर को देखते हुए लालू प्रसाद यादव भी आगे आएंगे और साथ में दोनों मिलकर एक नई रणनीति के तौर पर बनाकर उसको आगे लेके जाएंगे ताकि आगे के आने वाले चुनाव में वो बिहार में अपनी मजबूती को कायम रख सकें। देखिए, बिहार में मजबूती को कायम रखना है और इसी मजबूती को कायम आरजेडी भी रखती हुई नजर आ रही है। जहां रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार प्रसार करते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं, भावुक हो जाते हैं, अपनी बहन को लेकर कई किस्से सुनाते हैं, तो किस्सों के साथ लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होते हैं। मौजूदगी है पूरे लालू परिवार की रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए। लेकिन क्या रोहिणी आचार्य अपने पिता की सीट को बचा पाएंगी? क्या इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है, शालिनी से पूछेंगे। शालिनी, क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, अब ऐसे में पटना हाई कोर्ट
कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी जाती है कि गलत जानकारी दी गई है, गुमराह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती। तमाम आरोपों के बीच में क्या रोहिणी आचार्य इस सीट को बचा पाएंगी या फिर नहीं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो जब भी वो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में वो लालू परिवार को घेरते हुए नजर आते हैं। लालू परिवार को लेकर तमाम बयान देते नजर आते हैं कि इन्होंने तो बिहार को डुबा दिया है, बिहार के लिए कार्य ही नहीं किया है कुछ भी, पूरा परिवार ही चुनाव में उतर चुका है, परिवारवाद हो चुका है। तो ऐसे में जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य को बीजेपी घेर रही है तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य अभी मैदान में उतरी हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में अगर उनका जो नामांकन है अगर वो निरस्त हो जाता है तो अब ये आरजेडी के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। लेकिन बात ये भी सही है कि जब वो सिंगापुर में रहती थी, सिंगापुर में रही थी वो, तो जब उनने नामांकन पर्चा दाखिल किया था तो उन्होंने अपना वहाँ का एड्रेस देने की बजाय यही लालू परिवार का जो घर है, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ का एड्रेस उन्होंने दिया था। तो ऐसे में बीजेपी जिस प्रकार से सवाल उठा रही है तो चुनाव आयोग को इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि वो सिंगापुर की नागरिक है या नहीं, या फिर वो यहाँ की नागरिक है। ऐसे में दो जगह की अगर नागरिक है तो कहीं ना कहीं जो उनका नामांकन है उस पर दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं जो उनका नामांकन है वो निरस्त हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सवाल कई खड़े होते हैं लेकिन समय बचा हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या रोहिणी आचार्य को लेकर जो दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब पिता की विरासत को आगे वही बढ़ाएंगे और सारण पर जीत काबिज करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है 20 मई को कि क्या कुछ यहाँ पर रोहिणी आचार्य काम करती हुई नजर आती हैं, क्या जीत वाकई दर्ज होती हुई दिखाई देगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।